ये अपना दो टॉपिक पेंडिंग है. फर्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सेकंड इज रोलिंग मोशन. ओके, तो दोनों कवर कर लेते हैं. इसका डेरिवेशंस भी है, इसका नहीं, इसके बाद वाले का डेरिवेशन भी है. व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय के. ओके, डिनोट कैसे करते हैं? के से डिनोट करते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्री बॉडी लिया, कोई भी बॉडी ले सकते हैं. अपन ने 3 बॉडी पे ज्यादा डिस्कशन किया है, 4 पे डिस्कशन ज्यादा किया है, रॉड पे डिस्कशन किया है, रिंग पे डिस्कशन किया है, एक और है सॉलिड स्फीयर जो लास्ट लेक्चर में किया था अपन ने. अब मैंने क्या किया पता है? मैंने इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया. सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है. मैं भी 1-2 मास की बातें नहीं करने वाला, मैं पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास लोकेट कर दे रहा हूं. ये सेंटर ऑफ मास है. सपोज तुम बॉडी को यहां से घुमा रहे हो, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड बॉडी ऐसे घूमने वाला है. तो आपने जो सेंटर ऑफ मास लिया ना, और ये जो तुम्हारा गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अभी इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. तो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली क्या डिस्टेंस है? काय का डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास से गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो व्हाट इज फॉर्मूला? I इक्वल टू mk स्क्वायर. अरे सिंपल है यार, या तो कोई डाउट है क्या? तुम्हारा गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? व्हाट इज गिवन एक्सिस ऑफ, वहां पे गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? ये ना, मैंने बॉडी का एक मास लिया क्या? मैंने बॉडी का क्या लिया? सेंटर ऑफ मास ले लिया. अब ये सेंटर ऑफ मास से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन. तो अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस है. क्या है तुम्हारा? अगर ये डिस्टेंस है तो आप मेरे को बताओ इसका यूनिट क्या रहेगा? डिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा? मीटर. अगर मैं एसआई की बात कर रहा हूं सेंटीमीटर रहेगा, सीजीएस की बात करूंगा तो ये तुम्हारा मीटर हो गया. अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूंगा तो इसका डायमेंशन रहेगा L1. एनी डाउट्स पूछने का इसमें? अभी इसको थोड़ा यहाँ वहाँ फॉर्मूला को आप मैनेज करोगे तो ये आएगा फॉर्मूला. दिस इज माय फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन. एनी क्वेरी? कोई डाउट है इसमें? वही जो मैं तेरे को पहले पढ़ाते रहा था ना, उसमें हम लोग एक मास लेते थे ना. यहाँ पे तुमको सेंटर ऑफ मास लेना है और सेंटर ऑफ मास से तुम्हारे एक्सिस तक का डिस्टेंस लेना है. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. लिख लो, हो गया. कहां से पास हो रहा है? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. और ये तुम्हारा है यहाँ पे k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये सब k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये सब बॉडी का तुमको याद रखना पड़ेगा. इससे तुम लोग को आगे आने वाले क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा. देखो तो चलो बताओ क्या है, कहां से पास हो रहे हैं? तो क्या है फॉर्मूला? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर. अरे यस और नो? तो ये क्या होता है सर? ये होता है mk स्क्वायर. अभी तो आपने सीखा है. ये कैंसल, ये कैंसल. व्हाट इज k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? तो बता रिंग का k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना है? अब एक फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख मैं तेरे को समझाता हूं. आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट देगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ओके, बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट करेक्ट है. मैं ऐसे रैंडमली एक क्वेश्चन बना रहा हूं. तो कौन सा ऑब्जेक्ट करेक्ट है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा. जिसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अगर मान लो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 आया, मतलब क्या है? कौन सा ऑब्जेक्ट है? रिंग. मतलब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को कौन सा रेशियो देखना पड़ेगा? k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. डाउट यहां तक? कौन सा? ये क्या है? k क्या है? बराबर. और r क्या है? डिस्टेंस है ना. सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है. तो यहाँ पे रिंग में ये और ये सेम है, तभी तो इसका रेशियो बना है ना. व्हाट इज k?
के इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर। और जो हम लोग ने आई स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर निकाला था, इसके अंदर जो ये आर था, ये तो आर तो डिस्टेंस था ना, ये मास कहीं से भी ले सकता हूं मैं, क्लियर है। के सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये ज्यादा क्लियर है, ज्यादा क्लियर है, कुछ डाउट है? ये व्हाट इज के, क्या वापिस बोलो, सेंटर ऑफ मास और एक्सिस। और आर क्या था? आर तो रिंग का रेडियस था ना। अगर मैंने मेरा ऑब्जेक्ट, सपोज मैंने मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, तो मेरे को बता कि जब तू फॉर्मूला लिखेगा इसके लिए, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखेगा। और अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लकीली इधर ही है, इसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है, तो ये रहेगा तुम्हारा एम के स्क्वायर। तो जब तू कट करेगा तो के स्क्वायर और आर स्क्वायर वन ही रहेगा ना। तो ये आर क्या है? ये आर क्या है गाइस? आर क्या है? आर। तो के क्या है? डिस्टेंस है। क्या का डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्या था तुम्हारा? ये मैं तुम लोग को ये सब सीटी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ध्यान रखना। चल बता, क्या है फॉर्मूला? सर आई इक्वल टू बाय 2 ना। व्हाट इज आई का वैल्यू? आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है? होगा ना सर? एम से एम उड़ गया तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आ रहा है? 1/2। ऑब्जेक्ट डायग्राम और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू, ये रहा सॉलिड स्फीयर। ये क्या है? कहां से पास हो रहा है? सॉलिड स्फीयर में दो ही था यार। सेंटर पर इसको क्या बोलते हैं? ये परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं था, क्या नाम दिया था मैंने इसको? डायमेट्रिकल एक्सिस। क्या तुम्हारा? डायमेट्रिकल एक्सिस। तो बता क्या लिखा था अपने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 2/5 mr²। एक कैंसिल करना इसको, इसको लिख के अगर अपन लिखते इसको एम के स्क्वायर लिखते, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr², और ये तेरा कैंसिल हो गया देख। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2/5। तो तेरे को ये रेशियो याद रखना पड़ेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 2/5। नेक्स्ट क्या हो गया? बराबर ना? कैंसिल तो बराबर किया मैंने। अगर ये हॉलो स्फीयर होगा तो ये अंदर से, ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। बोल क्या आएगा? आई इक्वल टू 2/3, तो क्या आएगा? एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/3 mr²। कैंसिल कर दिया तो व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर का रेशियो? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 2/3। लिख लो फटक से। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा किसका है? चेक करना, चेक कर रिंग का। अरे यार इतना दूसरा, अरे बड़ा नंबर क्या है? दूसरा देखो, दूसरा कितना है? बाकी का चेक कर। 1/2 मतलब 0.5, बराबर ना? 1/2 मतलब 0.5। नेक्स्ट कौन सा है? सॉलिड स्फीयर का 2/5 मतलब 0.4, और 2/3 मतलब 0.6। तो हॉलो स्फीयर हुआ ना। फिर किसका है लास्ट में? ये हॉलो स्फीयर लिखा अपन ने, इसको हम लोग
क्या लिख सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर। ये ध्यान देना, यहाँ से तुम्हारे बहुत सारे सीईटी के क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। रिंग के लिए क्या लिखा था अपन ने, ये लास्ट में एक बाकी रह गया, सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट ये बात, क्या क्या सेल कर रही है इसको, क्या बेच रही है इसको, तू क्या नहीं, क्या बताइए तू उसको, बता क्या बोल रही है, इसको खुद को नहीं मालूम है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर तो बता पहले। ठीक, इधर देखो, एक तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, देखा नहीं किसी को एक दूसरे को कभी, क्या दिया उसको, रेडबुल दिया, क्या देखो, क्या पढ़ा था इसके चक्कर में भूल गया मैं। हाँ ए रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है, रोलिंग मोशन में रोलिंग, वेरी गुड। देख रोलिंग मोशन का मतलब क्या था मालूम है, आपका बॉडी ऐसे घूमना भी चाहिए और आपका बॉडी आगे भी जाना चाहिए, मतलब आपका बॉडी लीनियर मोशन भी करना चाहिए और घूमना भी चाहिए, राइट ना। रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और वो रोटेट भी होना चाहिए। एक बात बता मेरे को, अगर कार का टायर मड में फंस जाएगा तो क्या होगा, वो रोल होता है, मतलब कौन सा मोशन उसके पास, रोटेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन कितना है वहां पे, 0, इसके लिए आगे नहीं जा पाता है। तो रोलिंग मोशन बोला तो आपको बोलना है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। अब देखिए यहाँ पे मैं जो तुमको बोलने वाला हूँ ध्यान से देखना, लास्ट में आपको रिजल्ट दूंगा, फाइनल आंसर रहेगा, उससे अपना सम सिर्फ एक एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे पास ना रोलिंग एनर्जी है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, ये तुम्हारा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, दिस इज रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल प्लस ये कौन सा है, रोटेशनल। एक ट्रांसलेशनल का सिंपल है हाफ mv स्क्वायर, ये v है, ये ओमेगा है। दूसरा क्या है, रोटेशन में क्या था, क्या पढ़ा था अपने रोटेशन में, काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। बेसिक के नाम पे अपने को ये मालूम होना चाहिए, i इक्वल टू क्या होता है, m के स्क्वायर होता है, एक और मालूम होना चाहिए v इक्वल टू r ओमेगा। तो चलो अभी यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, और अगर मैंने ओमेगा को रिप्लेस किया, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं सर, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, तो डिवाइड में लिख देंगे ऐसा, वी बाय आर, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग आ जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ तो कॉमन दिखेगा, हाफ कॉमन दिखेगा, एम वी स्क्वायर कॉमन दिखेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और मैंने भी तुमको सारे बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख के दिए, तो इस दर अपने को काम आएगा, फिर अपना टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है फॉर रोलिंग मोशन, मतलब हमारा काम ये बचा लेगा। वन को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या बराबर कॉमन निकला ना, m कॉमन निकला, v स्क्वायर कॉमन निकला, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच के आंसर दे मेरे को। अपने पास 3 ऑब्जेक्ट है, अभी अपन ने ऑब्जेक्ट दिखा है, किसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा है, तो अगर तुम लोग रिंग को ऐसा रोल करोगे ना तो रिंग के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी।
तो अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे पास ये रिलेशन है, रिलेशन से बता सकता हूँ किस एनर्जी के, किस बॉडी के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और ऑब्वियसली बात है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसके पास वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगा। तो मतलब अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, रीजन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मैक्सिमम है। एनी डाउट्स? कुछ पूछने गए? नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ सम्स करते हैं। ओके, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये सब तुम्हारे को सिर्फ सीटी मतलब इसमें बोर्ड तो था ही नहीं, बोर्ड तो सिर्फ वो इतना था, वो के तुमको पढ़ा ना मैंने। What is K? Radius of gyration. What is radius of gyration? It is a distance between axis of rotation and center of mass. उतना ही था बोर्ड्स। उसके आगे जो भी तुमको पढ़ा रहा हो सीटी ओरिएंटेड पढ़ा रहा हो। ओके, ध्यान से देखो अभी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान देना भी। मैं तुमको दोनों मेथड से कराऊंगा, शॉर्टकट से भी और थोड़ा लॉन्ग कट से भी। इधर देख, ये सॉलिड स्फीयर है, ये इसका रेडियस और ये ऐसे घूम रहा है। ओके, और ये आगे भी जा रहा है। पूछा है फाइंड काइनेटिक एनर्जी। फाइंड काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? ये जो तुम लोग को रोलिंग मोशन दिए। अगर सीटी में तो ये टफ क्वेश्चन मिल जाता, कैसे करेंगे बोलो? कैसे ही करेंगे? वो नॉर्मल मेथड से करो क्या? पहले ट्रांसलेशनल निकालना पड़ेगा, फिर बाद में रोटेशनल एनर्जी निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अपने पास डायरेक्ट शॉर्टकट है, कौन सा शॉर्टकट है जल्दी बोल। एक मिनट बोल अभी। हाफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कितना है रे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का? 2/5। यहाँ पे 2/5 लिखोगे, क्रॉस करोगे तो कितना आएगा? हाँ सॉलिड स्फीयर ही ना अपना, तो ये 2/5 ना, तो ये कितना देगा? 7/, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा? 7/10 mv स्क्वायर बाय मास और वेलोसिटी देगा, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। एनी डाउट्स? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, if ring has mass 2 kg and linear velocity is 10 meter per second, then find its rolling kinetic energy। ये कैसे करोगे बताओ? क्या शॉर्टकट है उस? हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये अभी इधर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा ना, उससे कितना है? कितना आएगा ये? 2 इंटू, ठीक है। अरे ये लोग क्या अंकल लोग पहली बार क्या लाइफ में? फिजिक्स पहली बार क्या?
इधर देख, इधर इधर इधर। If an object contains 50% energy in the form of rotational kinetic energy, मतलब तेरे पास जो rotational kinetic energy है, जो तेरे पास rotational kinetic energy that is half I ओमेगा स्क्वायर, वो 50% है। पर 50% किसका रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा एनर्जी रहेगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यहाँ पे कौन सा एनर्जी रहता है? रोलिंग एनर्जी। अभी रोलिंग दोनों का एडिशन है ना, रोलिंग एनर्जी। तो बता क्या आएगा इधर? 50 डिवाइड बाय 100। रोलिंग कितना है? हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कैंसिल होगा। अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, कौन देखते हैं? वो आई को लिखो क्या ऐसा मैं, और ओमेगा को लिखो क्या? कितना आएगा? वो कैंसिल हो तो 1/2 आएगा। 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये कैंसल तो क्या आएगा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ 1 प्लस, एक काम करना, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वहां पे लेके जाओ। कितना ये पूरा आंसर कितना आएगा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ। अभी किसका था ये कौन सा ऑब्जेक्ट था? क्या होएगा? 1 कैसे आएगा? 1 कितना बोल रही थी? अच्छा हाँ हाँ समझा। इसको सॉल्व करने में हाफ आएगा ना, तो हाफ ऑफ कैंसिल। तो किसके लिए 1 है? एक और ऑब्जेक्ट इसका है, हॉलो सिलेंडर। डाउट है? 1 है आंसर। तो 2 ऑप्शन है, तो अपने को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, रिंग भी हो सकता है या हॉलो सिलेंडर। तो जो तुमको दिया रहेगा टिक मार्क कर देना। ठीक लो, ये स्टार्ट करें। लोग वर्क पावर आता है ना, वर्क पावर एनर्जी। सरफेस कैसा है? इधर फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं, इधर इधर मैडम।
अब ध्यान देना यहाँ पे जो तुमको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी ऑब्जेक्ट है, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ रैंडमली, यहां से लेके यहां तक का हाइट कितना है h। अभी ये फिलहाल रेस्ट कर रहा है, ये कितना यहां से यहां तक कितना कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा थीटा है एंगल। अभी फिलहाल ये रेस्ट है, ओके। जब ये मूव करते हुए आएगा, इससे रोल करते हुए आएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात, इसके पास दो एनर्जी रहेगी। कौन सी एनर्जी रहेगी, एक लीनियर और एक रोटेशनल। मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है, रोलिंग। मुझे क्या क्या चाहिए इसमें, क्या क्या पूछता है वो। सबसे पहले देखो आपके सीटी में क्या क्या पूछेगा वो, स्पीड मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दो गया। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कौन से ऑब्जेक्ट को मिनिमम टाइम लगेगा इधर तक पहुंचने के लिए। कितने ऑब्जेक्ट अपने पास, रिंग, सॉलिड, स्फीयर और हॉलो स्फीयर। अब इसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज है सारे क्वेश्चन मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एक बात बता मेरे को, अपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा रहेगा, ओके। नहीं पढ़ा तो भी टेंशन मत लो। क्या पढ़ा अपन ने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जीरो क्यों लिया रे, रेस्ट पे है ना। अच्छा यहां से ग्राउंड से कितना हाइट पे है, mgh। अभी ये कौन सा एनर्जी है, इसको पूछ। ये बोलेगा रोलिंग, ये अभी ये लिख के डिराइव कहां से, सब नहीं बताऊंगा मैंने सब ऑलरेडी बता दिया है। ये कौन सी एनर्जी है, रोलिंग एनर्जी है। अच्छा अभी मुझे बता इसका पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि हाइट ही नहीं है। अब ये सेम चीज तुम्हारे बुक में कम से कम 4 से 5 लाइन लिखा है उसने, ठीक है। पर वो अलग मेथड से किया, मैंने अलग मेथड से किया। इस पे मार्क्स मिलेगा पूरा। अब बता मेरे को कि क्या होगा सर, ये m से m कैंसिल होगा, v स्क्वायर को यहाँ पे रखो, बाकी सबको वहां पे फेंक दो। तो v स्क्वायर को यहाँ पे रखा, बाकी सबको वहां पे। ये काम का है, ओके। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड क्या, तो ये आएगा आंसर। एक बात बता, मैं देखो 4 ऑब्जेक्ट दे रहा हूं और सोच किसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। अगर मैं यहाँ पे रिंग लेता हूं तो तू रिंग की जगह पे k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखेगा, कितना है, 1 है। डिस्क की जगह पे जाने दो, सॉलिड स्फीयर की जगह पे और हॉलो स्फीयर की जगह पे। अब मेरे को एक बात बता, सबसे हाई स्पीड से कौन आएगा, क्यों। ये पागल लोग है तुम, मतलब कैसे रिंग आएगा नीचे फटक से। मैथ्स आता है ना, देखो मैथ्स। अभी डिनोमिनेटर को स्मॉल करना पड़ेगा तभी भी ज्यादा रहेगा। ये रुक जा रे, रुक, ये बहुत खतरनाक। इधर ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये क्या है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को स्मॉल करेगा ना तो ये बढ़ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर को स्मॉल करना है मेरे को, तो किसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम होता है, तो जिसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा रहेगा ना उसके पास v कम रहेगा, और जिसके पास k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम रहेगा उसका v सबसे ज्यादा रहेगा। बता k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम किसका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिंग नहीं आएगा, समझा। जिसका k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम रहेगा वो आपके वेलोसिटी को, मतलब जिसका उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। एक तो ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आता है, प्लीज ध्यान रखना प्लीज। कुछ पूछने का इधर, कुछ पूछने का है नहीं। अभी एक और क्वेश्चन बनाता है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं तुमको एक एक करके बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनता है। मान ले मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है,
यूज काइनेमेटिक इक्वेशन। अदर नो काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर अरे हाँ ये v स्क्वायर अभी निकाला था ना अपने 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अबे ये सारे ऑब्जेक्ट का ये तो सब सेम ही रहेगा ना हाइट। अरे तो जो भी ऑब्जेक्ट रखेगा ना इधर, तो यहाँ पे रिंग रख डिस्क रख, जो भी तो ऑब्जेक्ट रखेगा ये हाइट तो सेम ही रहेगा ना ग्राउंड से। हाइट चेंज होने लगेगा सर? हाइट चेंज नहीं होगा, जी चेंज नहीं होगा, उतना डिस्टेंस कवर करना है। तो ये सब तो पैरामीटर कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है आपको सर? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। मतलब जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा रहेगा, मतलब उस बॉडी को वो बॉडी कम एक्सेलरेट कर पाएगा। दूसरा, अगर ये कम है तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन। ये समझ रहा है? कुछ डाउट है? अब मैं सारे बॉडी का निकाल सकता हूँ। इसके ऊपर आई थिंक ना सीटी में मैंने चेक करा कुछ 13 to 14 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन मैनेजेबल है। ऑब्जेक्ट बोलेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करने का आंसर आता है। एक और क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा ना जेई लेवल का है पर अपन ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो भी चलेगा, ट्राई तो कर ही लेंगे अपन। ये देख एक मिनट, किस पे फिलहाल अभी है? इधर पहुंचने का इसको मैं डायग्राम फटक से बना रहा हूँ। ये मेरे को मालूम है वी स्क्वायर पे आर स्क्वायर कितना था, मतलब वी स्क्वायर कितना था? वी स्क्वायर क्या था? जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2gs था, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन क्या निकाला? जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये चल अभी मेरे को टाइम निकालने का है। ए से बी कवर करना है, ए से बी तक। चल बता, फॉर ग्लोबल एस इक्वल टू बराबर। एक मिनट थोड़ा पीछे आते। एक यहाँ पे ना मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। ये h बाय एस है ना, तुम्हारा डायग्राम देखा तो क्लिक हो मेरे को। देखो क्या लगता है तुम लोगों को? h बाय साइन थीटा, बोले साइन थीटा। तो मैं ना आगे जाके ना अभी h बाय एस नहीं लिखना लो, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय, ये मेरे को काम आएगा। कोई डाउट है? ये चलो ये इसको कंप्लीट करने में हेल्प करो। क्या कहते बोल सर? ये ऐसे ही रखो। ये एच क्या था रे सर? ये ए क्या था? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर। फेंक दो उसको उधर, वहां पे फेंक दे। कितना आएगा? 4 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले गया तो ऐसा आएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सोच, किसको टाइम सबसे ज्यादा लगेगा और किसको टाइम सबसे कम लगेगा? सर टी का जो कैलकुलेशन है ना किस पे डिपेंड करता है? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से। और ये डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है, मतलब जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा रहेगा ना वो ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब रिंग को ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू अदर बॉडीज। तो रिंग और 4 ऑब्जेक्ट एक साथ फेंकोगे ना तो रिंग सबसे लास्ट में पहुंचेगा।
मेरे पास सब कुछ है, मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, मोर देन सफिशिएंट हो गया। कुछ आउट है, कुछ आउट है, एनी क्वेरी? अच्छा कभी कभी ना एक एक बार मैं बुक देख रहा था ना, कहीं पे ऐसा लिख के आता है, तो लिख दे देगा सर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अप्रॉक्स टू कितना होता है 0, मतलब फॉर्मूला में जहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर देगा ना वहाँ पे 0 डाल दे, तेरा फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, स्लाइडिंग बॉडी के लिए। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये कब आता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जब रोल होता है ना, रोल ही नहीं होना है स्लाइड, तुमने देखा नहीं क्या स्लाइडिंग क्या होता है, स्लाइडिंग मतलब क्या होता है, कैसे देखा तुमको, स्लाइड होता है ना, लिखो लिखो जल्दी, अभी अभी कैसे, चलो ये अपना रोटेशन खत्म हो गया। स्टार्ट करें, अभी पहले बहुत सारा बेसिक बताऊंगा, पहले बेसिक समझना, उसके बाद अपन इसके टॉपिक को धीरे धीरे क्या करते हैं अच्छे लेवल पे लेके आएंगे। यहाँ पे देखो अभी इसको मैडम घर पे सोने का इतना आप दूर, सब ठीक है, हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू है, चलो ये अभी मैं सर्कुलर मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ ताकि अपन दोनों पार्ट को आराम से समझे। इसमें एक है तुम्हारा डायनामिक्स पार्ट, कौन सा पार्ट है, डायनामिक्स मतलब होता है कि उसमें अपन काइनेमेटिक वगैरह यूज करेंगे, और एक अपना डेरिवेशन पार्ट है, डेरिवेशन के बाद इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। तो मैं तुमको जो सिखा रहा हूं पहले उसको अच्छे से समझो। पहले यहां पे देख, अभी ये तो तुमने पढ़ा है 11th में, इसके लिए मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देख इधर है ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी कितना है v। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, जब भी मैं तुमको पूछूंगा ना v, तो बोलेगा सर टैंजेंट टू सर्कल रहेगा, कैसा रहेगा, चाहे तो लिखते जाओ। 11 का कुछ बेसिक बेसिक बता रहा हूं, तुमने 11 में पढ़ा है सब, ओके बेसिक है सब पढ़ा हुआ है तुमने ना। अगर मैंने तुमको पूछा कि अगर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा, तो आपको बोलना है सर टैंजेंट बनाना है, क्या बनाना है। तो सपोज मैंने ऐसा अजम्पशन किया कि आपका ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को लीनियर वेलोसिटी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे वहां पे क्या बनाना पड़ेगा, टैंजेंट बनाना पड़ेगा। कोई डाउट है? फॉर एग्जाम्पल ए, ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, ये लोकेशन पे था, ए पे था, ये यहां पे पहुंच गया, ये जो एंगल कवर हुआ ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, एंगल जो कवर हुआ ना इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज थीटा, नेक्स्ट क्या ये बोलेगा सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी, पर इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, क्या नाम दे रहा हूं, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, थोड़ा इसको अपन ऐसे समझते हैं, ये सर्कल से नहीं समझ पाएंगे, मैं यहाँ पे ये वाला सर्कल ड्रॉ करता हूँ। पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मूव कर रहे हैं, ये मैं बात करते देखा ना, उससे बाहर निकाल दूंगा, तुमको पूछने वाला भी नहीं हूं। ये क्लॉकवाइज है, एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझना। ओके, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल यहां पे था, तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर दे रहा हूं, इसको बोलने का रेडियस वेक्टर, इनिशियल पॉइंट यहां पे था,
फिर कुछ टाइम तक इधर पहुंचा, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल कवर हुआ ना, ये देख, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया, ये डिस्टेंस इतना कवर किया, एंगल कितना कवर किया, थीटा, एंगल कितना कवर किया, इसको नाम क्या दिया मैंने। अब पता कैसे करने का, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये जो तेरा थंब है वो तेरा डायरेक्शन देगा थीटा का, और ये जो तेरे कर्ली फिंगर्स है, क्या देखो, इसको इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रखना है आपको, ओके। ये आपका सेंस ऑफ रोटेशन रहेगा, मतलब आप क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज, ये अभी किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आप अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, राइट हैंड ना, राइट हैंड, राइट हैंड रूल, लेफ्ट नहीं रे, ऐसे भी डाउट है, राइट एंटी क्लॉकवाइज, थंब कहाँ पे आ रहा है, तो जहां पे थंब जाएगा वो तुम्हारा थीटा रहेगा, अबे ये थीटा तो लेते डायरेक्शन ये होता है, अब इसमें होता है, इसमें क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घुमा, अरे तुम लोग ये मालूम नहीं करी सब, 11th में चैप्टर था ना, उसमें अपन ने पढ़ा था सब, अरे इलेक्ट्रिक करंट नहीं रही पागल, उसमें नहीं था, किधर से पढ़ के आए रहे थे सर, उसमें ए यूनिट क्या रहेगा इसका, यूनिट और डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस कैसा है, कोई डाउट है, ए थोड़ा अभी इसको मैं समझा तो ध्यान से देख, देख एक बात समझना, इसके अंदर ना आपका ऑब्जर्वर सेंटर पे होता है, मैं तो कभी थोड़ा सा समझाऊंगा ना रियलिटी वाला, तब तेरे को सर्कुलर मोशन समझेगा कि डायरेक्शन क्यों ऐसा है, सेंटर पे आपका ऑब्जर्वर है, और ये आपने एक सर्कमफरेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, सर्कमफरेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, हम लोग को ऑब्जर्वर को क्या बोलना है, ऑब्जर्वर को क्या बोलना पता है, सिर्फ तो ऑब्जेक्ट को देख, किसको देख, ऑब्जेक्ट को देख, तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, क्या ये मेरा हेड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे ना, अभी 0 डिग्री पे मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, इधर पहुंचा, तो मेरा हेड वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, सपोज 30 डिग्री बना, दैट इज योर थीटा, मैं किधर मूव कर रहा हूं क्या, ये बेसिकली क्या है, दिस इज एक्सिस, तो एक्सिस पे तो बनाऊंगा मैं ये, अरे समझा, कुछ डाउट है, मतलब ऐसे समझ, अपने पास 4 पैरामीटर होते हैं, थीटा, ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, 3 पैरामीटर, ये 3 पैरामीटर को ऑब्जर्वेशन करने के लिए ऑब्जर्वर सेंटर पे होना चाहिए, इधर देख, ऑब्जेक्ट इधर है, ऐसा ऑब्जेक्ट मैं इसको देख रहा हूं, अगर मेरा हेड का मूवमेंट हुआ ऐसे ऐसे, तो कितने एंगल से मूवमेंट हुआ है, उसी मूवमेंट उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, थीटा, ऐसे, तो ये इधर से इधर है, इतना आर्क बना है ना, तो जितना ये एंगल बना उतना तो मेरा हेड घुमा ना, और यस और नो, कोई डाउट है, क्लियर है, अच्छा एक चीज और सुन, अभी देख ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट फास्ट जाएगा तो मेरा हेड भी फास्ट घूमा, जितने एंगल से जितने स्पीड से घूम रहा है ना, दैट स्पीड इज कॉल्ड ओमेगा, अभी जितने स्पीड से घूमेगा दैट स्पीड इज कॉल्ड ओमेगा, अगर ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है तो मेरा हेड का भी मूवमेंट स्लो ही है, इसका स्पीड का मूवमेंट है ना ये, अगर आपका ऑब्जेक्ट
फास्ट मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा, तो जो ऑब्जर्वर उसको देख रहा है ना, उसका हेड भी फास्ट मूव करेगा। ओमेगा किसका है? ओमेगा किसका प्रॉपर्टी है? अरे ओमेगा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, जो ऑब्जर्वर है ना, जो सेंटर पे से देख रहा है, उसकी प्रॉपर्टी वो। वाट है, बहुत गंदा वाट है। इधर देखो, सुनो भी, बहुत सही। मतलब तुम लोगों ने क्या पढ़ा सर्कल पे? गोल गोल ऐसे बस। एक तुम पहले ये समझो मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं ये तीन प्रॉपर्टी, थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे किसकी है? ऑब्जर्वर की है, जो सेंटर पे खड़े होकर देख रहा है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी? अरे ऑब्जेक्ट के पास ये है, ऑब्जेक्ट के पास ये है। अरे यस और नो? अब देख, मुझे बता, इधर ऑब्जेक्ट है, फास्ट जाएगा तो मेरे को भी फास्ट मूव करना पड़ेगा, स्लो हुआ तो मेरे को स्लो मूव करना पड़ेगा। तो जब आप आपके हेड का वेलोसिटी, मतलब ये जो आप हेड को स्लो फास्ट कर रहे हो, इसको भी तो एक्सेलरेशन चाहिए। वो एक्सेलरेशन अल्फा के साथ है। किसके साथ है? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। कुछ समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है? क्लियर हुआ? किधर रहेगा? एक्सिस पे। कहां पे रहेगा? एक्सिस पे। तो आप समझ लेना, आपका ऑब्जर्वर सेंटर पे खड़ा हुआ है और इधर आपका सरकमफेरेंस है और यहां पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है। बिकॉज प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर की है, तो आप जो भी ड्रॉ करोगे ऑब्जर्वर पे ड्रॉ करोगे, तो ये बेसिकली एक्सिस ही हुआ ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। समझते हैं? डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। अब देख नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं? एक बोर्ड्स लेवल से पढ़ना है कि थोड़ा सिटी लेवल से पढ़ना है? दोनों पढ़ना है, तो अभी ध्यान से सुनना। ये देख, दो टाइप का ओमेगा होता है। मैं देखो सीटी लेवल से पढ़ा था, ध्यान से देख, तो तेरा आराम से बोर्ड्स कवर हो जाएगा। अगर मैंने ओमेगा एट वाला पढ़ा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जब मैं एवरेज पढ़ता हूं ना, एवरेज, तो मेरे को इन करना पड़ता है। तो ये देगा फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और अगर मैंने थीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, तो जो इसमें स्लोप रहेगा, तो स्लोप इक्वल टू क्या रहेगा? tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या रहेगा? tan थीटा, जो किसको डिनोट करेगा? ओमेगा। तो कभी कभी एग्जाम में आता है थीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के देता है, थीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के देगा। तो इसमें क्या निकालोगे सर? थीटा वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब स्लोप होता है। तो अगर उसने थीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के दिया, तो आप सिर्फ स्लोप निकालना, और स्लोप किसको बिलोंग करेगा? ओमेगा को। और इस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ओमेगा। एक और ओमेगा होता है, ये वाला, बोर्ड्स में नहीं है, सीटी लेवल से बता रहा हूं तेरे को। तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज। एवरेज के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इन। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? पक्का कोई डाउट नहीं है ना? ये देख, एक सीटी का क्वेश्चन देता हूं, देख ऐसा आएगा, बोलेगा थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। पहले पढ़ने का, उसको ओमेगा निकालना है, पर कभी निकालना है? एट पे निकालना है, मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर उसने बोला ओमेगा निकाल इन 2 सेकेंड निकाल, तो अभी तुमने काइनेमेटिक सॉल्व करेगा तो तुमको थोड़ा हैबिट होना चाहिए। एट बोलेगा तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। चल डिफरेंशिएट कर इसको, डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा? बोल 2t प्लस 2। डिफरेंशिएशन हो गया है, अब t के जगह पे 2 लिख दे। 6 रेडियन पर सेकेंड होता है। और अगर मेरे को उसने इन पूछा, जो मेरे को पूछ रहा है वो, तो मेरे को यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना लेना है? इन बोलेगा तो इनिशियल टाइम कितना लेना है? 0 सेकंड लेना है, और फाइनल टाइम कितना लेना है? 2 सेकंड लेना है।
तो ये हो जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एक काम करना, ये जीरो उठा और इसमें डाल दे, टी की जगह पे जीरो उठा इसमें डाल दे। सर जीरो स्क्वायर 2 टाइम्स जीरो, तो बचा कितना 1, तो योर इनिशियल थीटा इज 1। अब टी फाइनल, थीटा फाइनल, तो टाइम फाइनल 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, मतलब हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, तो हो जाएगा 9। कितना हो गया ये 2 माइनस 1, तो आंसर आएगा हाँ सॉरी जीरो आएगा ना, ये कट जाएगा, कितना आएगा रेडियन पर सेकंड। समझा? ये एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, तो आपको ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आएगा तो अपन इसको टैकल कर सकते हैं। अब मैं तेरे को थोड़ा सा इसका बोर्ड्स का पढ़ाता हूँ। देखिए व्हाट इज ओमेगा, बोर्ड्स में ऐसा लिखा रहता है, व्हाट इज ओमेगा, बोलेगा ऐसा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ with respect to time is called ओमेगा। और इसका डेफिनेशन इधर से बनाया थे, ये देख, ये डेफिनेशन बनाते हैं बोर्ड्स में। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है सर, तो डेरिवेटिव है। अरे डेरिवेटिव को कैसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। अरे काय का चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ओमेगा, बराबर। इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, इसका डायमेंशन नहीं होता, इसका डायमेंशन होता है क्या जाएगा टी माइनस। अगर किसी ने पूछा वेक्टर क्वांटिटी, बोलेगा हाँ सर वेक्टर क्वांटिटी, पर कैसा क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर। ये क्या है, ये डायरेक्शन थीटा का रहता है, किसका रहता है, और ये क्या है तुम्हारा सेंस ऑफ रोटेशन। ये देख, कैसे करेंगे बोल, ये क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया पर ना, तो जो डायरेक्शन तुम्हारा थीटा का रहेगा वही डायरेक्शन किसका रहेगा, ओमेगा का। और ये अगर क्लॉकवाइज दिया तो जो डायरेक्शन तुम्हारा थीटा का रहेगा वही डायरेक्शन किसका रहेगा, ओमेगा। इसके थीटा और ओमेगा क्या रहता है, सेम डायरेक्शन में रहता है। मैंने तुमको तीनों तरीके से समझा। एक तो तुम्हारा बेसिक समझ में आ रहा है व्हाट इज ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है तुम्हारा ऑब्जर्वर सेंटर पे खड़ा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जितने स्पीड से तुम्हारा ये रोटेट करेगा दैट इज ओमेगा। ये तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग हुआ। फिर मैंने तुमको फॉर्मूला के हिसाब से समझा, दो टाइप के समझाते हैं इसमें, एक होता है एट वाला सम आता है और एक होता है। अब मैं तेरे को इसमें एक और चीज और सिखा सकता हूँ, अगर तेरे को सीखना है तो देख, इधर देख, ओनली एंट्रेंस के लिए यहाँ पे देख, थीटा टी। अगर मान ले ये तुमको ऐसा लिख के दिया, अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड ओमेगा, क्या पूछूं तुमसे, फाइंड, कैसे निकालोगे आप, बोलेगा सर अभी तो आपने सीखा था ये, क्या सीखा था, इन थीटा वर्सेस टाइम स्लोप बिलोंग्स टू टैन थीटा बिलोंग्स टू ओमेगा, बराबर। तो मतलब अगर अपने को ओमेगा निकालना है तो हम लोग ग्राफ में आराम से क्या निकालने की कोशिश करेंगे, टैन थीटा। तो टैन ए अपॉन टैन बी रख दे यहाँ पे, टैन 30 अपॉन टैन 60, वन नहीं आएगा शायद से, वन आएगा क्या, 1/√3 अपॉन √3, 1/3 आएगा। एनी क्वेरी, सीटी बोर्ड्स वुड सब खत्म कर दिया मैंने। डाउट है, ग्राफ आया तो ऐसा आएगा। अगर अपने को
सॉल्विंग पार्ट आएगा तो इन बोलने के लिए, इन बोला मतलब एवरेज, एट बोला मतलब इंस्टेंटेनियस। कुछ पूछना है? सब क्लियर है? ये जाके प्लीज जो मैंने पढ़ा है एक बार रिकॉर्डिंग वापस से देखना, तुम्हारे कोई फायदा होगा। नेक्स्ट देख, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एंगुलर एक्सेल। ए पागल हो गया तुम लोग, पढ़ना है कैसे, टाइम पास करना है तुम लोगों को? मेरे को लगता है कि इन लोगों का एक भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा पढ़ाना चाहिए। मैं भी टाइम पास करता हूँ, मेरे को नहीं आता कि टाइम पास करें। अबे तुम लोग का सोच के मैं एक एक मिनट तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ, मेरे को क्या करने का है? तुम टाइम पास करो, मैं भी टाइम पास करता हूँ। तुमको ज्यादा पढ़ा के क्या मिलेगा मेरे को? तुमको कम पढ़ा के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल रहा ना मेरे को, तो पैसा मिल रहा ना। अरे पैसा तो मेरे को वैसे भी मिलेगा। तुम इतने ग्रेट लोग इधर, तुमको मैं कुछ भी पढ़ाऊं, तुमको कौन सा मालूम पड़ने वाला है? आधे को तो मालूम भी नहीं है, कुछ भी पढ़ा। देखेंगे लिखेंगे, देखेंगे लिखेंगे, यही है। थोड़ा सा ना इंसानियत है, बस वही है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूं, तुमको जितना भी पढ़ा रहा उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं बने। बात करने लगते हो क्या? तुम कॉमर्स का स्टूडेंट है क्या? तुम पहले डिसाइड करो। तुम सिर्फ सेमिनार में अटेंड किया, करोड़ों का पैकेज मिलेगा, लालच में घुस गए, करोड़ों का पैकेज मिलेगा। अभी तो मालूम पड़ा करोड़ छोड़, सारा 12th पास होने के बांधे भी लगेगा तुमको थोड़े दिन में। जेई का कल रिजल्ट, कल ही रिजल्ट है ना? कितने लोग का ड्रीम बना रहेगा, कितने लोग का ड्रीम टूटा रहेगा। पर जो स्टूडेंट 2 साल हार्डवर्क किया रहेगा ना, उसका ड्रीम लाइफ में कभी नहीं टूटेगा। इस एग्जाम में फेल हुआ है पर बहुत सारे एग्जाम में पास होगा आगे, कि उसने हार्डवर्क करना सीखा है। तुम लोग थोड़ा तुम्हारा मेंटेलिटी चेंज कर रहे हो। तुम लोग क्या मतलब, थोड़ा ये चेंज करो, पढ़ाई करो, खुद पे ना थोड़ा सा ऐसा तरस खाओ, क्या कर रहा हूं मैं। तुम जिसके साथ बैठे ना उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा भी सिलेक्शन नहीं होगा, कि तुम दोनों बैठ के मजा, मतलब तुम बैठते भी सिलेक्ट करके ही हो। तू मेरे पास ही बैठो, क्योंकि जितना टाइम पास मैं करता हूँ उतनी स्टेमिना तेरे में भी है। अपन दोनों मिलकर टाइम पास करेंगे। तुमको जो पढ़ा रहा हूँ उसको सीखो अच्छे से। तुमको मैं खुला चैलेंज देता हूँ। तुमको रोटेशनल पढ़ा है ना मैंने, जो मैंने तुमको पढ़ा तुम यूट्यूब पे किधर भी सर्च मारो वैसा मिलेगा ही नहीं तुमको। देखना, देख के लो। क्या तुमको ऐसे कुछ भी रैंडम लेके पढ़ा दोगे? कुछ भी आया, नींद में उठाए, सब पढ़ा के चला गया। मैं खुद भी आज पढ़ता हूँ, बहुत सारे बुक्स चेक करता हूँ कि तुमको फैक्ट्स डायरेक्ट मिले, तुमको पढ़ना ना पड़े। लास्ट में जोश में आके सर हम लोग वन शॉट देखेंगे ना सर, वन शॉट में हम लोग तो पूरा फाड़ ही देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो वन शॉट वाले भी देखे, और कितना रिजल्ट आया मैंने सबको देखा। बस मेरे को इतना मालूम है, जो स्टूडेंट डे वन से और लास्ट तक पढ़ाई करता है उसी का रिजल्ट आता है। लास्ट में तुम जाके वन शॉट किसी का भी देखो, कितने लोग का भी देखो, कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि लोग अच्छा नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते। अगर साइंस का सिलेबस वन शॉट देख के रिजल्ट आता था ना तो हर एक जन का सिलेक्शन होता, नहीं होता ना सिलेक्शन। वो जो पेपर सेट करने बैठा सब मालूम है। मालूम 25 का रिजल्ट पेपर बना था नीट का, यूट्यूब पे टीचर बोलते थे हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा। मालूम है कि नहीं? लगा दिया ना सबकी। आज वो टीचर बोलते ही नहीं कुछ। इज्जत से अपना सिलेबस, अपना एकेडमिक ईयर, अपना टाइमिंग देते जाओ। 2 साल का प्रोसेस होता है, एक अभी तो अपना 1 साल का प्रोसेस है। 1 साल अपने को देना है, टाइम दोगे तो रिजल्ट आएगा, ऐसे हवे में रिजल्ट नहीं आता है। घर पे जाते हो ना,
एटलीस्ट 2 से 3 बार प्लीज अपने बुक्स को पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम एकदम ढीठ है, मतलब अभी में मुड़ेगा ना, कुछ लिखने घूमेगा ना, तुम वही हो जाओगे। मोटिवेशन ना इधर से आते जाए, साला करना है कि नहीं करना अपने लिए। फिजिक्स है, बाकी सब्जेक्ट थोड़ी ना कुछ भी हो जाएगा, तुम कुछ भी कर दोगे। 3 साल का पेपर देगा, 4 साल का पेपर देगा बोर्ड्स का, किसने मार्क लगाया है मालूम है तो भी। और पेपर कहां से आता है, बुक से ही आता है, वो भी मालूम है। तो पढ़ना भाई, बुक की सारी चीजें पढ़ना, इंपॉर्टेंस नहीं आता है। कुछ भी बना सकता है, कहीं से भी बना सकता है, टेक्स्ट बुक की कोई भी चीज को कहीं पे भी कनेक्ट कर देगा तेरे को। 2 चैप्टर को कनेक्ट करके क्वेश्चन बना रहा है। तो जो तुमको लास्ट में 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें वही होने वाला है। 4 मार्क का पेपर बनेगा कैसे, 2 क्वेश्चन को क्या करेगा, वो कनेक्ट कर देगा वो। इसका डेफिनेशन देख, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब मैं इधर से डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इज कॉल्ड अल्फा। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका यूनिट बता, रेडियन पर डायमेंशन क्या है, कैसा वेक्टर है। अब यहां पे ना यहां पे एक प्रॉब्लम है, मैं तुमको समझा दो। देख, इफ अल्फा ओमेगा के साथ पैरेलल हुआ, जैसे अपन 11 में पढ़ते थे, अगर एक्सेलरेशन आपके स्पीड को सपोर्ट कर रहा है, मतलब तुम्हारा जहां पे ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो आपका स्पीड बढ़ता था, मालूम है ना, ये सब स्पीड इंक्रीज होता था। और अगर आपको एक्सेलरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको एक्सेलरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड के, मतलब वेलोसिटी के, तो यहां पे स्पीड क्या होता था, कम। यही किया था कि कुछ और किया था, यही किया था ना। इधर भी तो मैं वही पूछ रहा हूं, अगर यहाँ पे अल्फा ओमेगा को सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बेसिकली क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा। और अगर अल्फा ने सपोर्ट नहीं किया तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया, मतलब यहाँ पे आपका फाइनल ओमेगा ग्रेटर होगा किससे, इनिशियल से, और यहाँ पे आपका ओमेगा फाइनल लेस होगा कंपेयर टू ओमेगा इनिशियल से। अब देखिए इधर, अगर ऐसा हुआ, मतलब ओमेगा पॉजिटिव, यहाँ पे ओमेगा क्या है, अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा ओमेगा एंड थीटा आर सेम, दोनों सब सेम रहेंगे। अगर ओमेगा नेगेटिव आता है, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा स्लैश थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर। मैं तेरे को समझाता हूं कैसे। ये अल्फा का डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं मिलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कैसे बोल, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, मैं तेरे को बोला ओमेगा बढ़ रहा है सर, ओमेगा बढ़ रहा है मतलब ओमेगा पॉजिटिव, दैट मीन्स ये तीनों एक साथ आएंगे, बराबर। तीनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, साथ में रहेगा। चलो देखो, ये ओमेगा कैसे निकालते हैं सर, सेंस ऑफ रोटेशन क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थंब ऊपर जाएगा। अगर तुम्हारा थंब ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स
तुम्हारा थीटा भी इधर है, तुम्हारा ओमेगा भी इधर है, तुम्हारा अल्फा भी इधर है, अगर ये तीनों साथ में है तो। पर अगर मैंने इसी क्वेश्चन में ऐसा बना दिया, देख क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो सर ये थीटा ओमेगा तो साथ में आएगा ना, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसका प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैंने लिखा ओमेगा आपका डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा नेगेटिव है, इसका मतलब आपका थीटा ओमेगा को सपोर्ट नहीं करेगा, अल्फा अपोज रहेगा। कोई डाउट है क्या तो अल्फा का डायरेक्शन कौन देगा? मैंने कहा सर पहले ये तो बताओ ओमेगा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कहाँ पे डायरेक्शन देगा। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है? कुछ पूछने का है? चेक करो कुछ पूछना है इसमें। तो अल्फा का डायरेक्शन कैसे हो ऐसे करके मिलता है क्या? पूछना पड़ता है ओमेगा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो साथ में जाएगा, कम हो रहा है तो अपोजिट जाएगा। एनी क्वेरी?